अक्सर आप लोग भूस्खलन के बारे में सुनते रहते होंगे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर भूस्खलन होता क्या है, कितने तरह का होता है ये, और आप देखिए इसके कारण क्या होते हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन पश्चिमी घाट में भूस्खलन से किस प्रकार अलग है, भिन्न है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और भूस्खलन के प्रभाव क्या हैं उन्हें भी देखेंगे। और भारत में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए सरकार की क्या पहलें हैं, उन पहलों के बारे में बात करेंगे। और भूस्खलन संभावित पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए जो समितियां बनाई गई हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और देखिए इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं। तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस उठाकर जरूर पढ़ा करिएगा। और भूस्खलन संबंधी खतरों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन उपायों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। देखिए हमारा प्यारा भारत आप लोगों को दिखाई दे रहा है। भूस्खलन भूस्खलन का असर ढलान पर चट्टान, मृदा और मलबे का नीचे की ओर खिसकना, जिसका कारण भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि, मानवीय गतिविधियां और भूजल परिवर्तन इसके कारण होते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से रोड बंद हो जाते हैं, मिट्टी खिसक जाती है ना, तो उसी की बात हो रही है। अगर इसके प्रकार की बात करें तो आप देखिए स्लाइड्स, खुरदुरी सतह पर मलबा संचलन जिसमें रोटेशनल, ट्रांसलेस ट्रांसलेशनल स्लाइड शामिल होते हैं। प्रवाह तो जल में मिश्रित मृदा या चट्टान का तरल पदार्थ की तरह बहना, जैसे मलबा प्रवाह, कीचड़ और प्रवाह। फैलाव तो मलबा का पार्श्व विस्तार। टॉपल ऊर्ध्वाधर या फिर लगभग ऊर्ध्वाधर ढलान से मलबा का फॉरवर्ड रोटेशन या मुक्त रूप से गिरना। फॉल्स मलबा का किसी खड़ी ढलान या चट्टान से अलग होना या फिर मुक्त होना रूप से, एक तरह से ये आप देख रहे हैं इस तरह की बातें हो रही हैं। अब बात आती है भूस्खलन प्रवण क्षेत्र। तो भारत के भूस्खलन एटलस के अनुसार लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र का 12.66% क्षेत्र भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है, जिसमें उत्तर पूर्व हिमालय में 0.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, उत्तर पश्चिम हिमालय में 0.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी घाट और कोंकण पहाड़ियों में 0.09 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में 0.01 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है इसमें। ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। ये आप देख रहे हैं। अब इसकी बात आती है कारण की। तो एक तो गुरुत्वाकर्षण बल। जब गुरुत्वाकर्षण बल चट्टानों, रेत, गाद और मृदा जैसी सामग्रियों पर काबू पा लेता है तो ढाल ढह जाती है और जिससे ये सामग्रियां नीचे की ओर खिसकने लगती हैं। प्राकृतिक कारण वर्षा, भारी या फिर निरंतर वर्षा से मृदा आर्द्रता बढ़ जाती है और शासनजन कमजोर हो जाता है तथा ढालों पर भार बढ़ जाता है, जिससे उनके विघटित होने की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप जमीन में कंपन करने और भू पदार्थों को कमजोर करके ढलानों को अस्थिर कर देते हैं, विशेष रूप से हिमालय जैसे विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में। जल विज्ञान संबंधी कारक, छिद्रयुक्त पदार्थों से जल का स्राव दबाव को बढ़ाता है और ढाल को कमजोर करता है। मानव जनित कारक में देखें तो वन उन्मूलन से वनस्पति व वृक्षों की जड़ें नष्ट हो जाती हैं, जो सुदृढ़ीकरण और जल निकासी प्रणाली करती हैं, जिससे ढाल अस्थिर हो जाती हैं। और जो मिट्टी है ना, जो आप देखते हैं कि वृक्ष रहते हैं उनकी जड़ों से जकड़ी रहती है, तो वो एक जगह रोक के रखती है। और पेड़ काट दोगे तो वो उससे क्या रहता है, थोड़ा भी बरसात हो रही है बहकर आगे बढ़ जाती है। खनन, सड़क निर्माण और शहरी विकास प्राकृतिक जल निकास एवं भार वितरण को बाधित करते हैं और जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। भूविज्ञानिक कारक तो सामग्री संरचना, अवसंरचना और अपक्षय जैसे भूविज्ञानिक कारण ढाल की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी घाट की तीक्ष्ण दोहरी परत वाली भूमि के कारण जब वर्षा का जल मृदा को भिगो देता है तो भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है, जिससे भार बढ़ जाता है, स्थिरता कम हो जाती है। हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन पश्चिमी घाट में भूस्खलन से किस प्रकार भिन्न है? एक कारण हो गया आपके, ये हिमालय हो गया, ये पश्चिमी घाट आपको। ढाल और भूभाग, तो आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि उच्च हिमालय में उच्च ऊंचाई अस्थिर ढालों के साथ तीक्ष्ण उत्खात स्थल, और वहीं पश्चिमी घाट की अगर आप बात करें तो कम तीव्र एवं अधिक मंद ढाल, जिससे भूस्खलन का खतरा कम हो जाता है। अगर हम बात करें विवर्तनिक गतिविधि की, तो हिमालय में भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण अत्यधिक विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र, जिससे भूकंप आते हैं।
और पश्चिमी घाट की देखें तो कम विवर्तनिक की गतिविधि, न्यूनतम भूकंप प्रेरित भूस्खलन। और अगर वर्षा और हिम का पिघलना, तो इसमें हिमालय में देखें तो भारी मानसून, वर्षा और ग्लेशियरों से तीव्रता से हिम के पिघलने के कारण मृदा संतृप्ति और अस्थिरता बढ़ जाती है। वहीं यहाँ पश्चिमी घाट में देखें तो मानसून के दौरान भारी वर्षा हुई लेकिन हिम नहीं पिघली, जिससे भूस्खलन की घटनाएं कम हुई। मृदा एवं चट्टान अवसंरचना, हिमालय में देखें तो असंगठित मलबा, स्की और हिमोड और विस्थापन की संभावना वाली कमजोर चट्टानी संरचना। और अगर पश्चिमी घाट में देखें तो अधिक स्थिर मृदा, चट्टानी प्रकार, भूस्खलन की घटनाओं में कमी, वनोन्मूलन। तो हिमालय क्षेत्र में देखें तो कृषि, लकड़ी और ईंधन के लिए वनोन्मूलन की उच्च दर मृदा की एकजुटता को कमजोर कर रही है। और वहीं पश्चिमी घाट में देखें तो हिमालय की तुलना में वनोन्मूलन कम है, हालांकि यह अभी भी चिंता का विषय है। अब बात आती है कि भूस्खलन के प्रभाव क्या है। मानव जीवन और सुरक्षा पर तेजी से होने वाले भूस्खलन विशेष रूप से घातक होते हैं, और धीमा गति से होने वाला भूस्खलन हालांकि कम घातक होता है, फिर भी समय के साथ संपत्ति को काफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और बुनियादी ढांचे को नुकसान, तो सड़कें, रेलवे लाइन, पाइप लाइनों और संचार लाइनें अवरुद्ध हो सकती हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे आवश्यक सेवाएं बाधित हो सकती हैं। भूस्खलन से घर जमींदोज हो सकते हैं, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। भूस्खलन से जलधाराएं अवरुद्ध हो सकती हैं, जिससे मलबे का बांध बन जा सकता है। यह बांध टूट जाता है तो इससे नीचे की ओर बाढ़ आ सकती है और जिससे नुकसान और बढ़ सकता है। आर्थिक नुकसान की बात करें तो क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत और मानवीय सहायता प्रदान करना महंगा हो सकता है। भूस्खलन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बाधित करता है, मूलतः कृषि और पर्यटन पर निर्भर क्षेत्रों में। पर्यावरणीय प्रभाव, तो भूस्खलन से परिस्थिति तंत्र बाधित होती है, जिससे मृदा स्थिरता और वनस्पति प्रभावित होते हैं और जिससे अपरदन और मृदा अपरदन बढ़ सकता है। भारत में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए हमारी सरकार ने क्या पहल की है। अगर आप देखते हैं कि आंसर पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस आंसर लिखने के लिए, तो ये सब पहले भी सरकार की बता दिया करिएगा। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019 यह एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें संकट का मानचित्रण, निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी, जागरूकता, क्षमता निर्माण नीतियां तथा स्तरीकरण शामिल है। भूस्खलन जोखिम शमन योजना, इसका उद्देश्य संवेदनशील राज्यों में आप देखिए भूस्खलन शमन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे रोकथाम, शमन और गंभीर भूस्खलन पर अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण योजना, इस योजना में बहुउद्देशीय बाढ़ आस्तरों, बाढ़ पूर्व चेतावनियों, प्रणालियों के लिए पायलट परियोजनाएं शामिल हैं, और जिसमें आप देखिए डिजिटल मानचित्रों के साथ ग्रामीणों को निकासी के लिए सचेत करना शामिल है। भूस्खलन और हिमस्खलन का पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश, तो आप देखिए एनडीएमए के दिशा निर्देशों में खतरे का आकलन, जोखिम प्रबंधन, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय, संस्थागत तंत्र, वित्तीय व्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। भारत का भूस्खलन एटलस इसरो के अधीन एनआरएससी द्वारा निर्मित यह संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, क्षति का आकलन करता है और भारत में भूस्खलन पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिए। या आप देखेंगे कि भूस्खलन संभावित पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए समितियों की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए पश्चिमी घाट परिस्थिति विशेषज्ञ पैनल 2011, अध्यक्ष थे इसके माधव गाडगिल। संपूर्ण पश्चिमी घाट को परिस्थिति की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए तथा श्रेणीबद्ध क्षेत्र में विकास पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और पश्चिमी घाट को ESA 1, 2 और 3 में वर्गीकृत करना, जिसमें ESA 1 को उच्च प्राथमिकता दी गई, जहां लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में पश्चिमी घाट परिस्थिति प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस रिपोर्ट की यह कहकर आलोचना की गई कि यह पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूल है तथा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। कस्तूरी रंगन समिति 2013 की पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल की बजाय कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ही ESE के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। ESE में खनन, उत्खनन, रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, किसी भी ताप विद्युत परियोजना की गैर अनुमति तथा जल विद्युत परियोजनाओं को विस्तृत अध्ययन के बाद ही अनुमति दी जाए। अब भूस्खलन संबंधी खतरों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इंजीनियरिंग समाधान, तो ढाल स्थिरीकरण, मृदा और चट्टानों के संचलन को रोकने के लिए रिटेनिंग दीवारों, रॉक वॉल्ट, मिट्टी की कीलों आदि का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके ढालों को स्थिर करने के लिए पौधों को इंजीनियरिंग विधियां जैसे ब्रश लेयरिंग और लाइव क्यूब दीवारों के साथ संयोजन करना। ग्रेड और टेरेसिंग, ढाल और प्रवणता को संशोधित करने से
स्थिरता कम हो सकती है, जबकि टेरेसिंग से तीक्ष्ण क्षेत्रों पर समतल सतह निर्माण की जा सकती है। जल निकासी प्रणालियाँ जल प्रवाह को नियंत्रित करके हौज के दबाव को कम करने में मृदा के सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए जलधारा पाइप या फिर पुलिया स्थापित करती है। मृदा शुद्धिकरण ढालों को शुद्धिकरण करने स्थिरता बढ़ाने भूस्खलन को रोकने के लिए भू तकनीकी सामग्रियों जैसे जियो टेक्सटाइल्स और जियो ग्रिड का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक समाधान वनस्पति नियंत्रण वृक्ष झाड़ियां और घास लगाने से मृदा बन जाती है, अतिरिक्त जल सोख लिया जाता है, अपर्दन कम हो जाता है तथा वर्षा के जल को रोककर भूस्खलन का जोखिम कम होता है। जैविक या फिर अकार्बनिक मल्च मृदा आर्द्रता को बरकरार रखता है, अपर्दन को रोकता है और वर्षा के प्रभाव को कम करके ढालों को स्थिर करता है। जल प्रबंधन कंटूरिंग और वर्षा उद्यान जैसी तकनीकें जल अब्बा को धीमा करती हैं, अतः संयंत्रण को बढ़ावा देती हैं और तथा ढाल की अस्थिरता को कम करती हैं। क्या करती हैं? कम करती हैं। बताइए। और आप प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ढाल की स्थिरता को मापने और पूर्व चेतावनी देने के लिए इन किलोमीटर जैसे उपकरण स्थापित करना, वर्षा की तीव्रता और संचयी वर्षा की निगरानी से भूस्खलन के कारणों की पहचान करने में सहायता मिलती है। लिडार और उपग्रह इमेजरी जैसे प्रौद्योगिकियां भू संचलन और सतह में होने वाली परिवर्तनों का पता लगाती हैं जो संभावित भूस्खलन का संकेत देती हैं। सर्वोत्तम भूमि उपयोग पद्धतियां ढालों में परिवर्तन से बचना, अभिद्ध सतहों को सीमित करना, उचित जल निकासी प्रणालियों को डिजाइन करना तथा अपर्दन नियंत्रण उपायों को लागू करना ढालों को स्थिर करने और अभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये कहानी है आपके भूस्खलन की। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब जरूर दे पाएंगे। मेरे लिए कोई सवाल हो, आप लोगों का सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।